नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि में। यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है बल तथा दाब, और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे बल अपकर्षण या अभिकर्षण। इसके बाद हम जानेंगे बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। थर्ड, बलों की खोजबीन। चौथा टॉपिक है हमारा बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। पांचवा, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। और छठे टॉपिक में हम जानेंगे संपर्क बल, और उसके बाद असंपर्क बल के बारे में जानेंगे। आठवां टॉपिक है हमारा दाब, और नौवां द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। और 10वें टॉपिक में हम जानेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। जिससे प्रश्न बनते हैं उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अध्याय 8 बल तथा दाब। और इस चैप्टर को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बल क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अपकर्षण अथवा अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे, अर्थात उसको करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। तो 8.1 में बल अपकर्षण या अभिकर्षण के बारे में बताया गया। तो अपकर्षण होता है ढकेलना और अभिकर्षण होता है खींचना। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण यानी धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये वाला पॉइंट आपको बताया ही गया कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। सेकेंड टॉपिक है हमारा बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। तो अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए हम चित्र से समझते हैं। सबसे पहले चित्र 8.2 में आप देख सकते हैं कार के पीछे खड़ा एक आदमी, और चित्र 8.2 में आप देख सकते हैं एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाना। और चित्र 8.3a में दर्शाया गया है कि कौन किसे धक्का दे रहा। और चित्र 8.3b कौन किसे खींच रहा। और चित्र 8.3 में सी में भी यही चित्र दर्शाया गया है कि कौन किसे खींच रहा। तो ध्यान से सुनिएगा कि दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उसके बीच बल कार्यरत होता है। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि बल के कार्यरत होने के लिए दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। एक जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरा जो बल लगाता है। और जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं तो उसके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया अपकर्षण अथवा अभिकर्षण का रूप होता है। आप चित्र 8.3 के द्वारा समझ सकते हैं देखकर। तो जैसे कि यहाँ बुक में बताया गया है कि इस उदाहरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उसके बीच बल लगता है। टॉपिक 8.3 बलों की खोजबीन। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना बल अपकर्षण या अभिकर्षण। तो अपकर्षण होता है ढकेलना और अभिकर्षण होता है खींचना। और इसके बाद हमने जाना इस चित्र के माध्यम से अन्योन्य क्रिया के बारे में। तो याद रखिएगा कि दो वस्तुओं के बीच अवस्था परिवर्तन हेतु किया जाने वाला प्रयास ही अन्योन्य क्रिया कहलाता है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब जानते हैं बलों की खोजबीन।
तो इसे भी समझने के लिए सबसे पहले हम चित्र का सहारा लेते हैं। तो जैसा कि चित्र 8.4 में दर्शाया गया है कि दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए, तो चित्र ए में दर्शाया गया है कि एक ही दिशा में धक्का दे रहे हैं और चित्र बी में दर्शाया गया है कि विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं। और चित्र 8.5 में दर्शाया गया है कि यदि दोनों टोलियां रस्सी को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं। तो इस चित्र से हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि एक बल समान दिशा में कार्यरत बल होता है और दूसरा बल विपरीत दिशा में कार्यरत बल होता है। तो सबसे पहले जानते हैं समान दिशा में कार्यरत बल। तो याद रखिएगा कि जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान अधिक होता है। और दूसरा है विपरीत दिशा में कार्यरत बल। तो याद रखिएगा जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल का मान दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान कम हो जाता है। और इस चित्र के द्वारा भी हम यह कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो उसके परिणाम बल का मान शून्य होता है, अर्थात वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बल की प्रबलता प्रायः उसके परिमाप से मापी जाती है और यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाप में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो जैसे कि आपको चित्र में बताया गया, तो यहाँ पे और भी वही चीज़ बताया गया कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। और इस पॉइंट में भी यही चीज़ बताया गया कि सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं और वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। टॉपिक 8.4 बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो बल को देखा नहीं जा सकता, बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। चित्र 8.6 में जैसे दर्शाया गया है कि विराम अवस्था में गेंद पर बल लगने पर वह गतिशील हो जाती है। और चित्र 8.7 में भी आप देख सकते हैं कि टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाए गए बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है और यही चीज यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। चित्र 8.8 में आप देख सकते हैं कि किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना और गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा। तो यह पॉइंट निकल के आता है कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल के द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब जानते हैं गति की अवस्था के बारे में। तो किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है और कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है और दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। अगला टॉपिक है हमारा बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर यह नॉर्मल कुछ बात बताए गए हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है और गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है और गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है और वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। और यहाँ पे बताया गया है पेशीय बल के बारे में। तो हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 8.6 संपर्क बल। तो इसमें भी पहले बताया गया है पेशीय बल के बारे में। तो पेशीय बल तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। और पेशीय बल का उदाहरण है चित्र 8.9 में आप देख सकते हैं पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं बलों के प्रकार को और सबसे पहले हमने देखा मांसपेशीय बल यानी पेशीय बल को। दूसरा बल है हमारा घर्षण बल। तो अब जानते हैं घर्षण बल के बारे में।
तो याद रखिएगा घर्षण बल गति का विरोध करता है और घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है और फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है और घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। अगला टॉपिक है हमारा असंपर्क बल। तो असंपर्क बल में अब जानते हैं चुंबकीय बल को। तो अब जानते हैं चुंबक बल के बारे में। तो चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक कुछ दूरी से सीधे संपर्क या बिना संपर्क के चुंबकीय बल लगाता है। आप चित्र 8.10 में देख सकते हैं दो चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का प्रेक्षण करना। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है और चुंबक द्वारा लगाए गए बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाए गए बल भी असंपर्क बल है। हमारा चौथा बल है स्थिर वैद्युत बल। आप चित्र 8.11 में देख सकते हैं कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है। स्थिर वैद्युत बल तो अर्थात आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरे वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है, इसे ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है और वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है, इसे ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। पांचवा बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और पृथ्वी के इन आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि वस्तुएं अपनी ओर इसलिए गिरती हैं पृथ्वी की ओर क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह एक आकर्षण बल है और गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। तो आपने जाना कि बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। मांसपेशीय बल यानी पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल या घर्षण, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर विद्युत बल और पांचवा गुरुत्वाकर्षण बल। और इन सभी बलों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि। और असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। और बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन है तथा इसे अंग्रेजी के अक्षर एन से दर्शाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा दाब। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। और दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है जिसे पास्कल कहते हैं तथा पीए से निरूपित करते हैं। और यह भी जान लीजिए कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है और 1 किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल होता है। और इसे भी याद रखिएगा, कथन के तौर पर पूछा जा सकता है कि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। द्रवों द्वारा गैसों पर लगाया गया दाब। तो याद रखिएगा, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है व गहराई से घटने से घटता है। 8.10 वायुमंडलीय दाब।
तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ गैस कहलाते हैं और सभी गैस दबाव डालते हैं और वायु गैसों का मिश्रण है, अतः वायु भी दबाव डालती है और वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं या दाब कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो याद रखिएगा, वायु गैसों का मिश्रण है, अतः वायु भी दबाव डालती है और वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एक 15 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। और इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित करता रहता है, यानी कर देता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है, घर्षण बल। सेकेंड क्वेश्चन है कि बल क्या कर सकता है। तो बल गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा सकता है और वस्तु के आकार को बदलता है। थर्ड क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक न्यूटन है। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सातवां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो यह घटता है। और दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नौवां हमारा क्वेश्चन है कि द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार का दबाव बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। और शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं। तो गैस और द्रव दोनों डालते हैं बर्तनों की दीवारों पर दाब। 12वां हमारा क्वेश्चन है कि हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण है। तो कंघी से कागज के टुकड़े को चिपकना, और यह उदाहरण है स्थिर विद्युत बल का। और पेशीय बल कैसा बल है। तो संपर्क बल। तो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन वाला भी कंप्लीट होता है। एक बार अपने चैप्टर को क्विक रिकैप कर लेते हैं, कम से कम 1 से 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हमने जाना बल क्या होता है। इसके बाद हमने जाना बल अपकर्षण या अभिकर्षण। अपकर्षण होता है धकेलना और अभिकर्षण होता है खींचना। और सेकेंड में हमने जाना कि बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। तो जब दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं तो उसके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया अपकर्षण अथवा अभिकर्षण का रूप होता है। और अन्योन्य क्रिया क्या होता है। तो दो वस्तुओं के बीच अवस्था परिवर्तन हेतु किया जाने वाला प्रयास ही अन्योन्य क्रिया कहलाता है। और इसके बाद हमने जाना समान दिशा में कार्यरत बल और फिर विपरीत दिशा में कार्यरत बल। फिर इसके बाद हमने जाना बलों के प्रकार के बारे में। तो पहला पेशीय बल यानी मांसपेशी बल जिसे कहते हैं। तो पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। दूसरा घर्षण। तो घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। तीसरा चुंबकीय बल। चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षित या आकर्षण बल लगाया जाता है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। चौथा स्थिर वैद्युत बल। तो अवशेषित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है, इसे ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और पांचवा बल हमने जाना गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वा बल कहते हैं। फिर हमने जाना दाब के बारे में।
और उसके बाद वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।